हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज की जो क्लास होगी इसमें आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश की पेडागोजी। काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी समय से कह रहे थे कि इंग्लिश का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करवा दीजिए, तो हमने इसे भी अब धीरे धीरे स्टार्ट कर लिया है। और ये जो क्लास है ये सभी टेट एग्जाम्स के लिए, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी परीक्षाओं के लिए आपकी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ द एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। हिंदी में हम इसको ट्रांसलेट करके आपको अच्छी तरह समझाते हैं, फिर आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो सबसे संवेदनशील पीरियड मीन्स होता है अवधि, जो सबसे संवेदनशील अवधि होती है एक्विजिशन यानी कि अर्जन की, जो भी हम ग्रहण करते हैं अर्जन की, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स विकास, यानी विकास और अर्जन की जो सबसे क्रिटिकल अवधि होती है एक भाषा की, वो कौन सी होती है आपको ये बताना है। एंड फर्स्ट ऑप्शन है प्री नेटल पीरियड, सेकेंड ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड एंड फोर्थ ऑप्शन है एडोलसेंस। ठीक है, तो प्री नेटल पीरियड को हम हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं जन्म पूर्व अवधि, जन्म से पहले की अवधि, जन्म पूर्व अवधि। ठीक है, एंड अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो हम इसे कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ओके, एंड मिडिल चाइल्डहुड होता है आपका मध्य बाल्यावस्था, एंड एडोलसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए जो प्री नेटल पीरियड जो होता है ये कब होता है, जन्म से पहले, यानी कि ये गर्भ के समय होता है। तो उस समय तो अर्जन तो कुछ होता नहीं है, डेवलपमेंट तो चलता है ना, डेवलपमेंट अर्जन नहीं होता, तो इसे हम हटा देते हैं। अब आता है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो बहुत अर्ली चाइल्डहुड से बिलोंग करते हैं वो बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा रहती, जो भी चीज़ें वो देखते हैं उन्हें समझने की, जानने की वो कोशिश करते हैं। तो सबसे मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है जो बच्चों का अर्जन और डेवलपमेंट का, वो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। मिडिल चाइल्डहुड नहीं होता है, मिडिल चाइल्डहुड में इतना क्रिटिकल पीरियड नहीं होता डेवलपमेंट का, और एडोलसेंस में तो लगभग बच्चे मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाई लॉरेंस क्रॉलबर्ग। यानी कि इनमें से लॉरेंस क्रॉलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था उन्होंने बताई है। फर्स्ट ऑप्शन है लेटेंसी स्टेज, सेकंड ऑप्शन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, थर्ड है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फोर्थ है इंटरेस्टी वर्सेज इन्फेरिटी स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम आपको पहले हिंदी में बता दें जिससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो है लेटेंसी स्टेज, तो इसे हम कहते हैं प्रसूति अवस्था। सेकंड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसका मतलब होता है सामाजिक अनुबंधन, और ओरिएंटेशन को हिंदी में कहते हैं अभिन्यास, अभिन्यास। ठीक है, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट का मतलब होता है आपका मूर्त, ठीक है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना। एंड 4 है आपका इंडस्ट्री एंड इन्फेरिटरी स्टेज, तो इसका मतलब होता है उद्योग या उद्योग वर्सेस का मतलब बनाम, इस तरह से चल सकता है, अधीनता अवस्था। तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए लॉरेंस क्रॉलबर्ग ने जो डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट की स्टेज को बताया था, वो इसमें बताया था, वो बताया था मोरल कहाँ बढ़ता है, सोशल में, समाज में रह के बच्चों में मोरालिटी बहुत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए पहले, यस, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कि ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन,
कि क्लासरूम में जो चर्चा होती है, जो डिस्कशन होता है, अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। तो एक शिक्षक लड़कियों के बजाय लड़कों पर ज्यादा अटेंशन ध्यान देता है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? ये जेंडर बेस्ड का, या फिर जेंडर आइडेंटिटी का, या जेंडर रिलेवेंस का, या जेंडर कंस्टेंसी का। यस, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि किसका है। तो देखिए, पहले आपको हम जेंडर बेस्ड का मतलब होता है कि जेंडर में पक्षपात, ठीक है, इससे रिलेटेड है। जेंडर आइडेंटिटी मतलब जेंडर पहचान से है। जेंडर रिलेवेंस का मतलब होता है जेंडर संबद्धता, जैसे जो एक मेल टीचर है वो बॉयज को ज़्यादा ध्यान देता है, एक जो लेडी टीचर होती है वो गर्ल्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये किसका उदाहरण है ये बताना, या जेंडर कॉन्स्टेंसी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है कि जेंडर में वो पक्षपात कर रहा है। क्या कर रहा है? जेंडर में जेंडर बेस्ड का ये एग्जाम्पल है, यानी वो जो जेंडर है उसमें पक्षपात करता है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन आपका होगा फिर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, यस, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पद्धति इफेक्टिव प्रभावशाली है ना, किस चीज को कम करने के लिए, जो जेंडर में रूढ़िवादी भूमिका होती है वो कम करने के लिए कौन सी। जैसे कि कई सारे लोग कहते हैं कि लड़कों को पढ़ाओ, बॉयज को पढ़ाओ, तो ये जेंडर से रिलेटेड स्टीरियोटाइपिंग है ना। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां तो केवल घर के काम करने के लिए होती हैं। तो ये सब क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हम उन्हें स्टडी करते हैं, फिर आपको आंसर देना है कमेंट करके साथ में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कशन अबाउट जेंडर बेस, या एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, ये जेंडर सेग्रेगेटेड प्ले ग्रुप, या फिर जेंडर सेग्रेगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये है आपका 4 ऑप्शन। तो चलिए इसको आप चाहें तो हिंदी में देख लें कि डिस्कशन अबाउट जेंडर बेस का मतलब होता है, जेंडर अभी बताया था, बेस मतलब पक्षपात, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा होना। सेकेंड है एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, इसका मतलब होता है कि जो जेंडर की विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, कि कोई काम केवल लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, तो ये जेंडर की भूमिका पर महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है जो आपका, इसका मतलब है कि जेंडर को पृथक खेल का समूह बना देना। एंड फोर्थ ऑप्शन में है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, यानी उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा ये आप लोगों को अभी बताना है जल्दी से कमेंट करके। ओके, जल्दी कीजिए फास्ट सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्कशन अबाउट जेंडर बेस, यानी कि यहाँ पर हम जेंडर के बारे में, पक्षपात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये होता है कि जब भी हम किसी एक ही जेंडर को ज़्यादा महत्व देते हैं कि वो वही केवल इस काम को कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, यस, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasize the influence of social and cultural content on their thinking। ये बताना है। ओके, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बच्चों की सक्रिय भूमिका, एक्टिव सीकर्स मतलब उनकी सक्रिय जिज्ञासा को देखते हुए किस पर किया था, समाज, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कल्चरल ऑफ थिंकिंग, यानी हाँ चिंतन, थिंकिंग मीन्स होता है चिंतन। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विषय की वस्तुओं पर महत्व दिया था, चिंतन पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेबी वॉटसन, सेकंड ऑप्शन है लेबवाइट्स्की, थर्ड ऑप्शन है जीन पियाजे, या फोर्थ ऑप्शन है टॉलबर्ग। तो आपको बताना है कि चिंतन
पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय के प्रभाव को किसने महत्व दिया था, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन हो रहा, आपने देखा होगा कि चिंतन में जो सामाजिक महत्व पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिया था, ये एम्फेसाइज किया था, वो थे आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 वायत्स्की। लेव वायत्स्की थे जिन्होंने चिंतन को ज़्यादा महत्व दिया था, कहाँ पर, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय की वस्तुओं पर प्रभाव डालने के लिए। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 5th नंबर के क्वेश्चन का, वो होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है, यस पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड क्वेश्चन में है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि while working on a jigsaw puzzle 5 years old नजमा says to herself, यानी जब 5 साल की नजमा क्या कर रही है, वो एक पहेली, जिग्सॉ पहेली पर कार्य कर रही है, तो वो अपने आप से कहती है वेयर इज द ब्लू पीस, कि ये ब्लू पीस कहाँ है, यानी नीला टुकड़ा कहाँ है। नो, फिर कहती है नहीं, नॉट दिस वन, ये वाला नहीं, डार्कर वन, वो गाढ़े रंग वाला या डार्क रंग वाला, दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शू, जो यहाँ पर क्या बनाता है, पूरा जूता बना जाएगा ये। तो दिस काइंड ऑफ टॉट इज रिफर्ड टू बाई वायत्स्की एज, इस तरह की बातें वायत्स्की ने कही थी। ठीक है, तो आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन है प्राइवेट स्पीच है, ये कैसी स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, या फिर टॉक अलाउड है, या फिर स्क्रॉलफर्डिंग है, या फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच है। अब बताना है कि यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन आपका होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या होता है। हिंदी में आप देख लीजिए, हिंदी में शायद समझ में आ जाए। प्राइवेट स्पीच को कहते हैं हम व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत चर्चा। ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता। टॉक अलाउड मतलब होता है जोर से बोलना, और स्क्रॉलफोल्डिंग मीन्स होता है कहें तो इसे क्या कहते हैं, ढांचा। हाँ, एंड ईगोसेंट्रिक वार्ता का मतलब होता है आत्म केंद्रित वार्ता, यानी खुद से बात करना, वो भी ये सोचना कि जो भी मैं कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा है, तो वो ईगोसेंट्रिक होती है। हिंदी में कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, यानी कि जितनी भी बातें हों वो अपने ऊपर ही, अपने को ही सेंटर बना के बोली जाए। तो इस तरह की स्पीच क्या होगी, इस बात को लेकर के आपको अभी कमेंट करना है। तो देखिए, तो जब कहीं पर, जैसे क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पर, जिससे और समझ में आए कि जो नगमा है वो 5 साल की है, जो पजल पर काम कर रही है, और अपने आप से ही कहती है वेयर इज ब्लू पीस, जो ब्लू पीस कहाँ है, फिर देर वो सारे आंसर वगैरह सब खुद दे रही। तो जब वो अपने आप से कह रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी हो जाएगी प्राइवेट स्पीच। क्या हो जाएगी, प्राइवेट स्पीच हो जाएगी, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता कर रही है वो अपने आप से, व्यक्तिगत वार्ता यहाँ पर चल रही है बातचीत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, यस देख लीजिए ध्यान से सभी लोग, और यहाँ पर हम करते हैं शुरू। और यहाँ पर है आपका, यस गिविंग क्लूज टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को संकेत देना, क्लू मतलब संकेत देना, एंड ऑफरिंग सपोर्ट, और उन्हें क्या करना, सहयोग प्रदान करना, व्हेन नीडेड, आवश्यकता पड़ने पर, यानी बच्चों को कोई क्या देते हैं हम, संकेत देना, और उन्हें जरूरत पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन है रीइंफोर्समेंट, इसे हम कहते हैं प्रबलन, ये प्रबलन का एग्जाम्पल है, या फिर कंडीशनिंग, इसका मतलब होता है अनुबंधन। नेक्स्ट है मॉडलिंग, इसका मतलब मॉडलिंग का मॉडलिंग ही लिख देते हैं, मॉडलिंग। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्क्रैफोल्डिंग, जो अभी मैंने बताया था ढांचा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, ये जल्दी से कमेंट करके बताएं तो क्या है। तो देखिए, जब भी कोई टीचर किसी बच्चे को क्लू देता है, क्या देता है, क्लू, यानी उन्हें संकेत देता है, और साथ ही साथ उन्हें सपोर्ट भी करता है, तो ये किस चीज़ का है कि हम बच्चे को आंसर देने का जो ढांचा है वो पहले ही बना देते हैं, कि जिससे वो बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ का आंसर
दे दे, जो भी क्वेश्चन है उसका पूरे आंसर अच्छी तरह से आंसर दे दे। तो ये एग्जाम्पल है आपका ऑप्शन नंबर 4 स्टाफ फोल्डिंग का, ठीक है ना। स्टाफ फोल्डिंग में ढांचा होता है, यानी कि हम उसके लिए पहले से ही सारी चीज़ें तैयार कर देते हैं आंसर देने के लिए। तो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है आपका 4 नंबर का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाई जीन पियाजे। तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इनमें से कौन से व्यवहार को जीन पियाजे के द्वारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताता है, ठीक है। इसके पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं एंड ऑप्शन है आपके 4, यस ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होगा हाइपोथेटिको का मतलब होता है परिकल्पित, एंड डिडक्शन रीजनिंग का मतलब होता है डिडक्शन का मतलब होता है निर्मन, एंड रीजनिंग का मतलब होता है आपका आई थिंक क्या होगा यही होता है, डिडक्शन रीजनिंग का मतलब ही पूरा निर्वहन होता है। एंड प्रपोजिशनल थॉट का मतलब होता है आपका ये हो जाएगा साधनात्मक विचार, साधनात्मक विचार। सेकंड है कन्वर्सेशनल क्लास इंक्लूजन, इसका मतलब हो कन्वर्सेशनल का मतलब होता है संरक्षण, क्लास इंक्लूजन का मतलब होता है कक्षा समावेशन, कक्षा समावेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है डिफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। तो इसका मतलब डिफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है आस्थगित अनुकरण करना, इमिटेशन मीन्स अनुकरण करना, एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है पदार्थ स्थायित्व। एंड 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो है आपका मेक बिलीव प्ले इनवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, यस। तो क्वेश्चन नंबर का 8 का जो देखिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका सेकंड कन्वर्सेशनल क्लास इंक्लूजन, ये राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है यस क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैगेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से कौन सी बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक क्या कहते हैं डेवलपमेंट मीन्स विकास, संज्ञानात्मक विकास की संरचना है। इसमें से पहला है आपका स्कीमा, सेकंड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकन अधिगम को बोलते हैं, कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंधन एंड रीइंफोर्स का मतलब होता है प्रबलन। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कुछ ऑप्शन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी संरचना दी थी, वो दी थी स्कीमा की, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यस कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट, यस यहाँ पर देखिए आप यस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, कि यानी कि जो आकलन है, असेसमेंट मतलब आकलन होता है, जो प्राथमिक उद्देश्य आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को एक रैंक प्रदान करना। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनके बारे में बच्चों को स्पष्ट और उनकी जो भ्रांतियां हैं जो उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है वो उन चीज़ों को समझना। या फिर लेवलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, या फिर मेकिंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो देखिए जो असेसमेंट का जो मेन उद्देश्य होता है जो हम लेते हैं है ना, जो प्राइमरी असेसमेंट का उद्देश्य है वो ये है
कि हम बच्चों की जो क्लियरिटी है और जो कन्फ्यूजन है, हम ये देखते हैं बच्चों को कितना स्पष्ट समझ में आ रहा है और किन किन चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है, जो कॉन्सेप्ट्स उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इसी तरह की क्लासेस अब आपको डेली मिलेंगी बाल विकास से रिलेटेड और इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। तो हमारे चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि पसंद आए ये वीडियो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।